नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में जितना कुछ देखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैथमेटिकल टूल का सीरीज ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सब में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसलिए वो 10 से 12 घंटे की एक सीरीज है, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग वहाँ जाइए, एक बार उसको देखिए, एट लीस्ट कैलकुलस तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कैलकुलस का एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म हैं, एक बार उसकी हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। इसके बाद आगे आने वाले जो टर्म हैं वैसा हम एक-एक करके समझते जाएँगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है मैकेनिक्स। देखो आपकी जो फिजिक्स है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। जैसे आपका मैकेनिक्स हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ। तो आप हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। मैकेनिक्स में जितना भी पार्टिकल का होगा, चाहे वो मोशन हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, ग्रेविटेशन हो, फ्लूइड का मोशन हो, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं कि मैकेनिक्स होती क्या है। Mechanics is the branch of physics that deals with the condition of rest or motion of the material objects around us। देखो ये कह रहा है कि मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ है वो या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो। मान लो एक पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल आपका रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शंस क्या है, ये सब मैकेनिक्स के अंदर आती है। मान लो कोई आपकी कार है, वो मोशन कर रही है यू वेलोसिटी से। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर हम ब्रेक लगाएँ तो कितने दूरी पे जाके रुकेगी। ये सब का जो स्टडी है वो सब हम मैकेनिक्स के अंदर देखते हैं। तो आइए मैकेनिक्स के कुछ सब ब्रांच हैं उसको समझते हैं। तो पहला है स्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक्स मीन्स स्थिर। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट आर इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स। देखो ये कह रहा है कि जो आपका स्टैटिक्स है, हम ये मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी या इक्विलिब्रियम में रहेगी। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे इस पे मानो फोर्स लग रहा है, इधर लगा F1 एंड इधर से आपका लग रहा है F2। अब देखो अगर आपका F1 और F2 बराबर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो ये बॉडी पे देखो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये आपकी रेस्ट में ही रहेगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि अगला लाइन यही इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स। अब इस बॉडी पे कितने भी फोर्स लग रहे हो, आगे आप डी लंबर्ट्स लॉ देखेंगे कि जितना इनका फोर्स का समेशन है, अगर वो 0 आ जाए, समेशन ऑफ F इक्वल टू 0, तो ये बॉडी आपकी जो होगी वो स्टैटिक्स कंडीशन में मानी जाती है। अब अगला है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हम सबसे पहले समझते हैं। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। देखो जो काइनेमेटिक्स है ये आपके ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी है, लेकिन किस कारण से वो मोशन आया उसका स्टडी हम इसमें नहीं करते हैं। जैसे अभी मान लो मैं एक पार्टिकल है, इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इसको यू वेलोसिटी आई कहाँ से। ये आपका किसी फ्यूल से दिया गया, किसी इंजन से दिया गया, इसके बारे में अपने को कोई डिस्कस नहीं करना। अपने को जहाँ से वेलोसिटी आई उसके बाद इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट आएँगे, जैसे ये कितने ऊँचाई तक जाएगी, इसका रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वो सब का स्टडी हम इसमें करेंगे। तो कॉज ऑफ मोशन का हम नहीं केयर करते हैं, केवल मोशन के बाद जो इफ़ेक्ट आएगा वो सबकी एनालिसिस करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। अगला टर्म है डायनामिक्स। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। देखो इसमें हम क्या करते हैं कि मोशन किस कारण आया उसका हम स्टडी करते हैं।
जैसे आपका कोई एक मानो वो कार है, मूव कर रही है, तो कार कैसे मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कहाँ आई, कैसे आई, वो सबका स्टडी हम डायनेमिक्स में करेंगे। तो ये रहा मैकेनिक्स और उसके सब ब्रांच के जो बेसिक डेफिनिशन है, वो सब हमने कवर किया। अब आइए आगे से हम समझते हैं। अब देखो अगला टर्म है रेस्ट एंड मोशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और कोई आपको क्लियरिटी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो आइए मैं आपको रेस्ट एंड मोशन एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आप इजीली किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम रेस्ट का डेफिनिशन रीड करते हैं। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding। देखो आप यहाँ देखिएगा immediate surrounding, ये नहीं कि हम जस्ट टाइम का देख रहे हैं कि जो उसके immediate surrounding है उसके रिस्पेक्ट में with the passage of time। देखो ये कह रहा है कि एक बॉडी को हम रेस्ट में तभी बोलते हैं जब वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम बीतने के साथ रेस्ट में हो, उसके उसके पोजीशन में कोई चेंजेस ना आए, तो उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। इसे अभी हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अगला टर्म हम देखते हैं मोशन। तो मोशन क्या है उसको समझते हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। अब देखो एक बॉडी को हम तब मोशन में कहेंगे जब वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के बीतने के साथ। अब आइए इसको हम समझते हैं कि इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब क्या है। अब देखो हम मान लेते हैं कि एक टेबल है। ये एक आपकी टेबल है और इस पे एक बुक रखी हुई है। अब इस बुक को आप क्या बोलोगे टेबल के रिस्पेक्ट में? ये एक आपकी बुक है और ये आपकी टेबल है। बुक आपकी टेबल पे रखी है। अब देखो टेबल के रिस्पेक्ट में बुक आपकी क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टेबल बुक क्या है आपकी? रेस्ट है। लेकिन अगर यही आप मून से देखो, ये तो हम अर्थ से देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टेबल बुक क्या है आपकी? रेस्ट है, में है। लेकिन अगर यही कोई आदमी इसको मून से देखे तो मून में से जब आप देखोगे तो आपकी पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो यहाँ आपका टेबल और बुक दोनों रोटेट कर रहा है। जब आप यहाँ इसको मून से आप इसको देखोगे या कहीं गैलेक्सी से आप इसको देखोगे, तो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके सराउंडिंग में क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। आप इस टर्म को याद रखिएगा। इसका मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अभी मानिए एक ट्रेन है। ये ट्रेन है आपकी जा रही है। अब इस ट्रेन में 2 बंदे हैं। एक आदमी है ए और एक आदमी है आपका बी। और एक आदमी है यहाँ से इसको देख रहा है सी। अब देखो जब ए बी को देखेगा तो इसको क्या लगेगा? बी क्या है? रेस्ट में है। विथ रिस्पेक्ट टू ए बी आपका क्या है? रेस्ट में है। भले ये ट्रेन चल रही है, देखो ये ट्रेन आपकी तो मूव कर ही रही है वी वेलोसिटी से, लेकिन जब ए बी को देखेगा, इसके सराउंडिंग में बी है, इसके पोजीशन में टाइम गुजरने के साथ चेंज हो रहा है? कुछ नहीं चेंज हो रहा है, जितना गैप है उतना ही बना हुआ है। तो इसको ये क्या बोलेगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी अपना रेस्ट में है। इसी तरह जब बी ए को देखेगा तो ए भी बोलेगा कि ए भी रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बंदा ट्रेन के बाहर से ट्रेन को देख रहा है, तो सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू सी ए और बी आपके क्या हैं? वो सब मोशन में है। जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से सब इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। देखो कुछ टाइम पे यहाँ थी, अगर ट्रेन इधर आ गई तो बी के सी के रिस्पेक्ट में अब डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ हो गया, देखो चेंज हो गया पोजीशन, पहले यहाँ था। तो उसी को हम बोलते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन का सीधा-सा मतलब है उसके इमीडिएट सराउंडिंग में आप देखिए, उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम मोशन बोलेंगे। और चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम रेस्ट बोलेंगे। आइए अगला समझते हैं। अब देखो रेस्ट और मोशन जो है वो आपके रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है, देखो एक आपकी जो बुक थी, एक आपकी एक टेबल पे है। जब इस बुक को हम देखो मून से देख रहे थे तो बुक क्या है थी एक दूसरे के। जब आप मून से इसे व्यूज़ करोगे तो ये देखो आपका क्या है, यहाँ से आपकी रोटेशन में है लेकिन टेबल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसी को हम बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म हैं। ऐसे तो आप किसी को डिफाइन कर नहीं सकते। अभी मैं इसको आपको समझाऊँगा एक्स, वाई, जेड एक्सिस लेके रेस्ट और मोशन हम बोलते किसको हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको ट्रेन वाला दिखाया था, वहाँ से भी आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव टर्म क्या है। देखो यहाँ जब आपकी ट्रेन जा रही थी, यहाँ 2 आदमी थे।
बी, ए और एक आदमी यहाँ से इनको देख रहा था सी। अब देखो सी जब देख रहा है सी की रिस्पेक्ट में बी, ये सब मोशन में कर रहे हैं लेकिन ए की रिस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट में है। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। जहाँ पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे वहाँ से अपना रिलेटिव टर्म्स चालू हो जाता है। अब आइए समझते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन कैसे होते हैं। अब देखो कोई भी पार्टिकल्स है, अगर इसके हम एक पॉइंट से इस देखेंगे, जैसे मैं यही एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ ट्रेन और इसका, ए, बी और सी। अब देखो ए बी तो आपके क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ऐसे ही आप जब इसको अर्थ के बाहर से देखोगे, मानो आप इसको मून से देख रहे हो, तो ये तीनों मोशन में है। देखो तीनों मोशन में है, ए बी सी। मून से आप देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अलग आएगी, सी की अलग आएगी, ए की अलग आएगी, तीनों मोशन कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन हम किसको बोले, ये सब एक अननोन टर्म है। अब इसको आइए हम समझते कैसे हैं कि रेस्ट और मोशन को हम फाइनली डिफाइन कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारा जो रेस्ट एंड मोशन है वो एक्स वाई जेड एक एक्सिस है। इस किसी भी एक्सिस पे हम एक वॉच लगाओ, आप एक वॉच लगाइए। अब इस वॉच को टाइम के साथ इस पोजीशन में, मानो एक पोजीशन पे कोई पार्टिकल्स है ए। अब यहाँ से आप देखो कि टाइम बीत रहा है लेकिन ए की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको हम रेस्ट को बोलेंगे। आपको यहीं वॉच लगाना है। ऐसे ही आप यहाँ वॉच लगाइए बी पे, ऐसे ही आप जेड एक्सिस पे लगाइए, एक्स वाई जेड दे रहा आपका। तो अगर आपका टाइम के पास होने पे आपके जो पोजीशंस हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। और अगर चेंजेस आ रहे हैं पोजीशन में तो उसको हम मोशन में बोलते हैं। ये रहा आपका रेस्ट और मोशन का। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। रेस्ट और मोशन का मैंने उस पे आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया। अभी आगे रिलेटिव टर्म्स जब शुरू होगा वहाँ ये सब फिर डिटेल में डिस्कस होगी। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको आप समझिए। अब आइए समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस आर नेग्लेक्टेड आर इग्नोर्ड कंपेयर टू इट्स मोशन। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो उसका डायमेंशंस है, जितना वो मोशन कर रहा है उसके कंपेयर में बहुत ही छोटा है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये हम करते क्यों हैं कि ताकि अपने कैलकुलेशन में आसानी हो। अपना एक टर्म निग्लेक्ट कर देंगे। अब आइए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। अब देखो जैसे आपका सन है, ये रहा सन, और सन के चारों तरफ क्या हुआ है, पृथ्वी आपकी मूव करती है एक ऑर्बिट में। तो सन को यहाँ हम क्या मान लेंगे, सन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ देखो सन कैन बी टेकन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जामिन द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये जो आपका पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अगला एग्जांपल है ऐसे ही, मानो एक ट्रेन है आपकी, ये आपकी मानो 2000 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर रही है। ऐसे ही ये भी स्पीड से जा रही है, 2000 किलोमीटर दूरी इसको ट्रेवल करना है ट्रैक पे। तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ कितनी होती है, 150 मीटर मान लेते हैं, 150 मीटर है। तो ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम ट्रेन की जो लेंथ है इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसको हम इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं तो 2 पॉइंट मूव करेंगे तो अपना कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाता है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। एक को हम इसमें रेस्ट में मान लेते हैं, दूसरा मोशन में रहेगा, इज़िली हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब आइए अगला टॉपिक समझते हैं, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। अब देखो मोशन आपका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या होता है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं। सबसे पहले 1 डायमेंशन समझते हैं। अब देखो 1 डायमेंशन का नाम से ही क्लियर है कि आपकी जो मोशन है वो किसी एक डायमेंशन में कर रही है। तो आइए हम पहले डायमेंशंस बना देते हैं। मान लीजिए आपका डायमेंशन एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अब आपका इस डायमेंशन में आप देखो जो 3 डायमेंशंस हैं, इसमें जो आपका पार्टिकल है ये किसी एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, इसी डायमेंशन में, और बाकी 2 में नहीं जा रहा है।
तो इसी को हम बोलते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन। अगर ये वाई एक्सिस पे जा रहा है तो केवल वाई एक्सिस पे जाएगा। देखो ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, ऐसे ही आप अगर लो लो ये जेड एक्सिस पे जा रहा है ओ के रिस्पेक्ट में, तो आप इंडिविजुअल देखो जो ओ से एक्स की तरफ जा रहा है, बाकी वाई और जेड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। इसी को ही हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन बोलते हैं, वन डायमेंशन को ही। रेक्टिलिनियर आप इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में रेक्टिलिनियर मोशन दे देता है, तो रेक्टिलिनियर का मतलब आपको याद रहना चाहिए कि इसका मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन। अब आइए इसको समझते हैं कि होता कैसे है। देखो वन डायमेंशन हम अभी एक्स एक्सिस को मान ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में अपना जा रहा है, मान लेते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले पार्टिकल अपना P1 पॉइंट पे x1 दूरी पे था। अब कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल आ गया x2 दूरी पे। तो जो देखो इसमें चेंज हुआ, हम किस डायमेंशन में हुआ? केवल x डायरेक्शन में हुआ है, तो इसका जो मोशन आया इस पार्टिकल का, किसमें आया है? ये आया है आपका x डायरेक्शन, केवल वन डायमेंशन में, y और z में कांस्टेंट है। इसी तरह आप देखो अगर हम y डायमेंशंस में लेंगे, y डायमेंशन में हम लेते हैं, यहाँ रहा अपना पार्टिकल पहले P1 पॉइंट पे था, यहाँ से ओरिजिन से x1 दूरी थी। कुछ टाइम बाद ये आ गया आपका P2 पॉइंट पे, अभी इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो गई? x2 हो गई। तो अब देखो ये केवल y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये आपका रहा वन डायमेंशन मोशन। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। अब देखो जैसे आपका ट्रेन है, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ ट्रेन ये किसमें है? एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ये वन डायमेंशन की कैटेगरी में आएगी। मान लो आपका एक कोई बॉल है, वो नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये भी देखो सीधा वाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो इसको भी वन डायमेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसका डेफिनिशन मैं आपको रीड करता हूँ। इन if only one of the three coordinate specifying the position of object changes with time। देखो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं, इसमें कोई एक ही कोऑर्डिनेट पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम वन डायमेंशंस बोलते हैं। अब आइए आगे हम टू डायमेंशन समझते हैं। 2D मोशन क्या होता है? अब देखो नाम से ही क्लियर है, 2D का मतलब दो डायमेंशन में होगा। जो आपका 3 डायमेंशंस हैं, उसमें से जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके 2 डायमेंशंस में ही चेंज आएगा, 1 डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मान लो आपका ये एक्सिस है, एक्स और वाई, 2 डायमेंशन मैंने बना दी। एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पाथ पे मोशन कर रहा है। इस यहाँ से जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है x1, कुछ समय बाद इसका प्रोजेक्शन हमने लिया तो ये रहा डिस्टेंस x2, यहाँ से आपका रहा y1 और इधर का ये हाइट रही आपकी y2। अब कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं P2 का? पहले x का लिखेंगे x2, y2, इसी तरह यहाँ का लिखेंगे x1, y1। देखो यहाँ x1 से x2 हुआ, y1 से y2 हुआ, लेकिन z में कोई टर्म नहीं आज चेंज हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन, केवल 2 डायमेंशंस में चेंज हो रहा है। अब इसका एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल समझते हैं। अब मान लो कोई आपकी एक कार है, एक जिग-जैग पथ पे ट्रेवल कर रही है। एक पाथ है आपका, एक कार है, ये आपका इस पथ पे ट्रेवल कर, देखो एक्स और वाई डायमेंशन दोनों में आपका चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपका आया टू डायमेंशन मोशन। ऐसे ही मानो आपके जो प्लेनेट हैं उस सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो भी टू डायमेंशंस का केस हुआ। अगला है आपका 3D मोशन। अब 3D, 3D मीन्स 3 डायमेंशंस, इसमें आपका एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस में चेंज आएगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ कोऑर्डिनेट बना के। ये रहा आपका एक्स वाई जेड। अब देखो मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल्स है, वो यहाँ से मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये रहा ए, ये रहा बी। इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे? x1, y1 एंड z1। इसी तरह बी पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y2 एंड z2। यहाँ आप ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे x1, y1, z1 था, बी पे x2, y2, z2 होगा। यहाँ तीनों डायमेंशंस में आपका चेंज आया हुआ है। तो ये हुआ आपका 3 डायमेंशन मोशन। अब इसका मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मान लो आप एक पतंग उड़ा रहे हो, अब पतंग आपकी जा रही है। अब देखो ये कैसा मोशन करती है, कभी अप जाएगी, डाउन जाएगी, कभी इधर जाएगी।
तो ये एक्स, वाई, जेड तीनों डायमेंशंस में मोशन कर रही होती है। मान लो आपका एक एरोप्लेन है, वो स्पेस में फ्लाई कर रहा है, तो उसका भी जो मोशन होता है वो 3 डायमेंशंस में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। अब आइए अगला टर्म हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप अच्छे से समझो, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस, इसकी हम डेफिनिशन रीड करते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पाथ। देखो जो आपका डिस्टेंस है, ये मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कोई आपका ऑब्जेक्ट है, मैं एक ट्रायंगल के अराउंड मान लेता हूँ, यहाँ से मोशन चालू किया, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको हम सी दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। इधर से शुरू किया, यहाँ बी पे आया। अब देखो ए से बी पहुँचने पे जितना गया, उस पूरे डिस्टेंस की जो पाथ ट्रेवल किया, पॉइंट ए से बी तक, इसको हम बोलते हैं आपका डिस्टेंस। और एक चाहे किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगला बोलते हैं डिस्टेंस इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी एज ओनली द पाथ लेंथ कवर्ड इज मेजर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट कंसीडर्ड। अब देखो जब हम ए से सी पे जा रहे हैं, हम केवल यहाँ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, ए से सी पे कितनी डिस्टेंस है। इसी तरह सी से बी पे कितनी डिस्टेंस है, उसकी केवल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। इसलिए अगर हम डायरेक्शन नहीं देते तो क्वांटिटी आपकी किस में जाती है, स्केलर क्वांटिटी में जाती है। द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। देखो आपकी जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है। मान लो आपका एक यहाँ से यहाँ तक आप गए, ए से बी तक। अब देखो जब ए से बी तक आप गए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर चले हो, तो ये कभी भी जीरो या नेगेटिव आपकी नहीं होगी, जब भी होगी आपकी पॉजिटिव ही होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसको हम समझते हैं, इसके कुछ फार्मूले हैं। अब डिस्टेंस इक्वल टू आपका होता क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। अब इसका देखो डिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई आपका एक पार्टिकल से, वही एग्जांपल्स देता हूँ, ट्रायंगल के अराउंड चल रहा है। इसे ए से बी पॉइंट पे जाना है, लेकिन इसे सी से होके जाना है। तो टोटल डिस्टेंस से कितना जाएगा, इसके देखो 2 रास्ते हैं, या तो ए से बी पे जाए डायरेक्ट, या सी से होते हुए आए। तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो पूरा पाथ ट्रेवल होगा, ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लेंगे। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ आएगा आपका ए सी प्लस सी बी। ये होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन रीड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो इसमें हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। ये कह क्या रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो उसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो टोटल चेंज हो रहा है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, उसको कंसीडर करता है। इट इज द शॉर्टेस्ट, इस डेफिनेशन को देखो, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। देखो इसमें आपको ये नहीं मैटर करता कि किस पॉइंट से कहाँ तक आप गए हो, आप केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस रहती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसा आपका केस रहेगा, पॉजिटिव माइनस आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आपको मिल जाएगा क्या है वो। अब आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका ए से बी पे हमको जाना है, यहाँ मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर कर दूंगा। अब देखो ए से बी जाने पे एक रास्ता ए है और एक ये है, तो यहाँ से देखो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, फाइनल से इनिशियल के बीच दूरी। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा रास्ता आएगा, ए से बी तक जो हम इस रास्ते से आए हैं पाथ 1 से, और जो पाथ 2 है, अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, पाथ 2 होगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका पाथ 1। देखो आप एक ही पॉइंट याद रखिएगा, जब आपका पूरा मोशन कंप्लीट हो जाए, फाइनल और इनिशियल के बीच कितनी दूरी रह गई है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
और अगर डिस्टेंस आप निकालोगे तो डिस्टेंस आपका क्या है यहाँ जो पाथ 2 के द्वारा जा रहा है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो जो आपका डिस्टेंस है, वो हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन हम केवल मैग्नीट्यूड को लेते हैं, डायरेक्शन को नहीं लेते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और आपका जो डिस्टेंस होता है, वो या तो पॉज़िटिव होगा या ज़ीरो होगा। लेकिन जो सॉरी केवल पॉज़िटिव होगा और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, पॉज़िटिव या ज़ीरो तीनों हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड। अब देखो स्पीड का डेफिनिशन, स्पीड इज़ डिफाइंड एज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पर आवर यहाँ यूनिट क्या है 1 आवर। तो इसका क्या मीनिंग आप समझ रहे हो कि मतलब 1 घंटे में जो आपका पार्टिकल वो कितना जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है। तो वही ये कह रहा है कि जो आपकी स्पीड है वो कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर कर रही है। अब इसका हम फार्मूला कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्पीड इक्वल टू आपका क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को आप किससे लिखते हो? डी से। डिस्टेंस बाई टाइम, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डी बाई टू। और इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से 1 सेकंड में कितने मीटर का चेंज हो रहा है, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला टर्म है वेलोसिटी। अब देखो जो स्पीड है इसमें हम डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, केवल देखो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जैसे देखो हमने 5 किलोमीटर दिया, ये नहीं हमने कंसीडर किया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर जाओ नहीं कंसीडर कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। तो स्पीड आपकी क्या है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप याद रखना। और वेलोसिटी जो होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ हम डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे। तो आइए इसके डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जो स्पीड है आपका, इसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है और नो डायरेक्शन होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसी को आप क्या बोलोगे? इसी को आप स्केलर बोलोगे। अब आइए हम वेलोसिटी समझते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रेफरेंस टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है गिवन डायरेक्शन। अगर कोई आपका पार्टिकल है उसके पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेज हो रहा है एक गिवन डायरेक्शन में, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला लिख देते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू जो आपका आएगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो वहां डिस्टेंस था, यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको वेलोसिटी और स्पीड क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे भी वेक्टर से लिखते हैं और स्पीड को केवल डायरेक्टली हम भी से लिखते हैं। ये रहा इसका नोटेशन, इसको आप याद रखिएगा। अभी इस पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। इसको भी एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। मानो आपको बोले कि 5 किलोमीटर ईस्ट। अब देखो इसमें आपका क्या दिया है? मैग्नीट्यूड भी दिया है और डायरेक्शन भी दिया है। तो भी वेक्टर इक्वल टू क्या आया आपका? 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में आया है? ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी आपकी स्केलर है। आइए अगला टर्म समझते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि समान, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है असमान। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म समझते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है इसको मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इसे मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। अब मान लेते हैं अपना एक पार्टिकल चलना शुरू किया। पहले 0 सेकंड पे रहा, इसके बाद ये आया अपना 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? 40 मीटर हुई। ये मीटर में है और ये सेकंड में है। इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है।
ऐसे ही जब अब अगला 2 सेकंड पास हुआ, कितना हुआ? 4 सेकंड हुआ। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? फिर 40 किया तो 40-40 कितना हो गया? 80 हो गया। ऐसे ही 2 सेकंड और पास किया, फिर तो 6 सेकंड आया। अब डिस्टेंस फिर कितना ट्रैवल किया? देखो इक्वल डिस्टेंस जा रहा है। तो 80 प्लस 40 120। ऐसे ही अगला 8 सेकंड, अब 8 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? 160 किलोमीटर। ऐसे ही आप आगे जहाँ जाते जाओगे, जितना टाइम में चेंज होगा, उतना ही आप देखोगे डिस्टेंस में उसी रेशियो में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे जो D/T का रेशियो है, क्या आ रहा है? पहला आप लोगे तो 40/2 क्या आया? 20। ऐसे ही आप जब 80/4 लोगे तो देखो क्या आया? ये भी आया आपका 20। जो भी आप रेशियो लोगे, वो देखोगे आपका समान आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफ़ॉर्म। तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं आपको। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ आप देखो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ये टाइम भी सेम है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको यूनिफ़ॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी आपको यूनिफ़ॉर्म दे, आप देखना कि टाइम में जिस रेशियो में चेंज हो रहा है, आप दोनों का रेशियो ले लेना। डिस्टेंस और टाइम का या जो भी क्वांटिटी दिया हो, कांस्टेंट ही आएगी। तो उसको हम यूनिफ़ॉर्म बोलते हैं। अगला टर्म है नॉन यूनिफ़ॉर्म। अब नॉन यूनिफ़ॉर्म नाम से ही क्लियर है। नॉन यूनिफ़ॉर्म में आपका क्या होगा? जो आपकी वेलोसिटी है, वो टाइम के साथ आपकी चेंज होती रहेगी। नॉन यूनिफ़ॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ देखो जितना टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, जब आप भी निकालोगे देखो 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है। लेकिन जो आपका नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसे हम नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन बोलते हैं। इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। तो आपको यूनिफ़ॉर्म और नॉन यूनिफ़ॉर्म समझ में आ गया होगा। देखो ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे कई बार जेईई मेन या नीट में ये सब टर्म पे ही, छोटे-छोटे टर्म पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए अगला टर्म समझते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अब देखो एवरेज हम निकालते कैसे हैं? उसको हम समझते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू आपका क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जो आपका पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आपका टाइम लगा, उस रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आपका आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो एवरेज क्यों निकालते हैं वो सब एक लंबी स्टोरी, अगर उसको मैं आपको बताऊँगा वो सब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कि जैसे आप देखो कि मानो क्रिकेट मैच है, उसमें 10 प्लेयर हैं, किसी ने 10 रन बनाया, किसी ने 15 रन बनाया, किसी ने 100 रन बनाया, किसी ने 20 रन बनाया। तो जब हम टीम का इंडिविजुअल स्कोर देखेंगे, देखो अलग-अलग है, लेकिन जब हम टीम का एवरेज स्कोर निकालेंगे, तो पूरा रन डिवाइडेड बाय कितने खिलाड़ी ने रन बनाई, तो जितना रन बनाया होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स कर देंगे, तो वहाँ से अपने को एवरेज रन मिल जाएगा उस टीम का। तो वही एवरेज का मतलब है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो S/T होगा। अगर 2 पॉइंट के बीच चेंजेज आ रहा है इंटरवल टाइम में, मानो आपका पहले पोजीशन पार्टिकल का A1 S1 था, कुछ टाइम बाद यहाँ से T1 टाइम पे था, कुछ टाइम बाद T2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ जब एवरेज आप निकालोगे तो इसका चेंजेज आप ले लोगे। तो ऐसे ही आप एवरेज वेलोसिटी में आप क्या करोगे? मान लेते हैं एक पार्टिकल है, अपना पॉइंट P1 पे इसकी डिस्टेंस है x1 T1 टाइम पे। कुछ टाइम बाद ये T2 टाइम बाद ये आ जाता है x2 पे। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे कैसे? तो एवरेज वेलोसिटी आपका जो होगा x2 माइनस x1। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम इन्होंने कितना लिया? तो T2 माइनस T1।
ये रहा इसका फार्मूला, इसी को चाहे डेल्टा एक्स बाई आप टी लिख दो। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। अभी इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अभी जस्ट मैं आपको फार्मूला रिकॉल करा रहा हूँ। अब अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है इंस्टेनियस स्पीड एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेनियस मतलब क्या, तात्क्षणिक किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे। अब जैसे मानो किसी भी, अब एक पार्टिकल है वो 10 सेकंड में जा रहा है आपका 120 मीटर। मानो एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद आ गया आपका बी पॉइंट पे, और ए से बी की दूरी है 120 मीटर। अब कोई हमसे पूछे कि आप बताओ कि 5वें सेकंड पे ए पार्टिकल की स्पीड क्या थी, या कोई पूछे 6 सेकंड पे, तो जो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेनियस स्पीड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे मैं अभी डेफिनेशन से समझाता हूँ। देखो, इंस्टेनियस स्पीड इक्वल टू वी कितना होगा, लिमिट। देखो यहाँ आपका टाइम जो है वो जस्ट जीरो के एकदम करीब जा रहा है, जिस टाइम पे बोला है, इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर कोई इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो, इसी को हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ले लेंगे तो हमको मिलता है इंस्टेनियस स्पीड। इसी तरह आपका इंस्टेनियस वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी आपकी क्या थी, वेक्टर थी, वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आती है, तो उसका फार्मूला होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो आपको इंस्टेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखो, ये तो मैं आपको बता दिया कि एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम से आपको पूछे, आप उसको इजीली बता सकते हो, एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ये इनिशियल पॉइंट पता है, मानो 5वें सेकंड पे पूछा, तो 5वें सेकंड में आपका पार्टिकल जहां होगा और 1 सेकंड में कितना जा रहा है हम निकाल लेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, अपने को इंस्टेनियस मिल जाएगी। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, मानो दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और आपका इंस्टेनियस स्पीड पूछेगा तो आप क्या करोगे, dx बाई dt कर दोगे। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 10t प्लस 2। अब आपसे पूछे कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे बताइए, तो t इक्वल टू आप 5 सेकंड रख देंगे, तो 5 सेकंड रखेंगे तो क्या आएगा, dx बाई dt एट 5, तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 2, आ जाएगा टोटल 52 मीटर पर सेकंड। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया इसका, ये फार्मूला लगा के। यही है इसका इंस्टेनियस स्पीड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट देखे, बेसिक बेसिक टर्म्स थे, ये सब आपने ऑलरेडी क्लास 9th में देखा होगा, लेकिन उसको मैंने एक बार फिर आपको डिटेल में समझाया है। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, a particle moves along a circular path of radius r. It starts from point A and moves anti-clockwise. Find the distance traveled by the particle and magnitude of displacement. देखो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। अब इसके 4 कंडीशन दिया है। आपको बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका रेडियस आपका r है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जाता है। अब ए से पहले बी गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बी से सी गया, सी से डी गया, फिर ए पे आया। अब आपसे बोल रहा है कि ए से बी पे जो पार्टिकल मूव किया, तो उसके बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। ए से सी के बीच आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए, सी से डी के बीच बताइए। ऐसे ही आपको पूछ रहा है अलग अलग। तो आइए हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखो अपने को क्या पूछ रहा है, ए टू बी। पहले हम ए टू बी निकालते हैं। अब देखो ए टू बी को आप ध्यान से देखो, ए टू बी को जब आप ध्यान से देखोगे तो ए इस सर्कल का क्या है, 1/4 है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू आपका क्या आता था, जब हमने डिस्टेंस बना था, तो ये जितना इसका पाथ आया, इस पाथ को जो ट्रेवल किया, तो ये कितना किया है, क्वार्टर सर्कल ट्रेवल किया है, तो क्वार्टर सर्कल इसका क्या होगा,
1/4 और इसकी पूरी क्या होगी पेरीमीटर 2 पाई आर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा अपना पाई आर बाई 2। ये रहा आपका डिस्टेंस। अब ए से बी में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से ओ ए इक्वल टू कितना है आपका? आर है। ओ बी इक्वल टू क्या है आपका? आर है। तो यहाँ से देखो ओ से आप देखो ए से बी पे गए हो, यहाँ बैठ के आप देखो। तो ए से बी पे जाने पे फाइनल माइनस इनिशियल वाला आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए और ओ बी की वैल्यू कितनी है? आर है। आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? रूट 2 आर। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल ए से बी पे गया। इसी तरीके से हम बी से ए से सी पे निकालते हैं। दूसरा केस जब ए से सी पे गया। अब देखो जब ए से सी पे गया यहाँ, अब ये पूरा डिस्टेंस कितना आया इस पाथ पे? यहाँ से बीच को भूल जाइए। तो ये जो सर्कल था इसका आधा पार्ट इसने ट्रेवल कर दिया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? पूरा सर्कल को ट्रेवल करने में कितना इसको डिस्टेंस चलना पड़ता है? 2 पाई आर। और आधा ये इसने कवर किया है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था कि केवल आपको फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस लेना है। ये मत देखना कि कहाँ से कहाँ गया है। बी से सी पे देखो ऐसे आया है। तो आप देखो ए से सी, तो जो ए से सी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए आपका आर है और ए आपका आर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आर प्लस आर। ए आ जाएगा आपका 2 आर। इसको आप याद रखना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं। और डिस्टेंस इक्वल टू जो पूरा पाथ वो ट्रेवल करके आया है, ये होगा आपका डिस्टेंस और ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला टर्म निकालते हैं, थर्ड वाला ए टू डी। अब देखो ए टू डी मैं उसको ड्रॉ करता हूँ उस सर्कल को। पहले आधा पहुंचा था, अभी कहाँ तक आ गया है? 3/4 तक आ गया है। ए रहा आपका ए और ए रहा आपका सी। देखो इस पाथ से यहाँ तक गया है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, सॉरी अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू इसका हम क्या देंगे? जो पूरा पाथ है ए से सी तक आया है इस पाथ से, देखो जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ए पाथ जो है आपका ए से सी तक। तो ए से सी तक ये कितना आया है उसको हम निकाल लेते हैं। सॉरी ए से डी यहाँ है, नाम आप चेंज कर देना। ए से डी तक ये कितना आया है? 3/4 पार्ट आ गया है। तो होगा डिस्टेंस इक्वल टू 3/4 इंटू पूरा कितना है? 2 पाई आर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा कितना? 3/2 पाई आर। ये आ गया आपका डिस्टेंस। इसी तरह अब जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा यहाँ? एडी वेक्टर। एडी वेक्टर का अपने को क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो एक बार एडी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लोगे, देखो ये रहा आपका। यहाँ से देखो ओ ए वेक्टर क्या है आपका? आर है। और ओ डी वेक्टर क्या है? आर है। तो ए डी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लेते थे 90 डिग्री, तो कैसे लेते थे? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये मैं आपको वेक्टर के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। जब यहाँ आप रखोगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? रूट 2 आर आ जाएगी। तो अब हम डी तक आ गए हैं। अब अगला केस अपने को बोल रहा है कि जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दे। अब देखो जहां से चला था वहीं आपका आ गया है, उस कंडीशन पे पूछ रहा है। ए से चला था ए पे आ गया। तो देखो आपका डिस्टेंस कितना आएगा? पूरा इसने कवर किया है। तो पूरा कितना इसने किया है? जो इसका पेरीमीटर है तो पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, आप देखो फाइनल और इनिशियल के बीच कोई चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया है क्या आएगा? यहाँ आपका 0 चेंजेज आया। देखो जिस पॉइंट पे चले थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए हैं। तो चेंजेज आपका कुछ नहीं हुआ पोजीशन में, तो यहाँ इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट आया 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम किसी भी पॉइंट का कैसे निकालते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं एक अलग केस पे। देखो ये कह क्या रहा है? सपोज अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस s1 s2 s3 with speed v1 v2 and v3 respectively, then its average speed will be।
देखो ये कह रहा है कि आपका एक बॉडी है जो S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से ट्रेवल करता है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से ट्रेवल करता है, S3 स्पीड V3 स्पीड से ट्रेवल करता है। ऐसे ही ये Sn की डिस्टेंस Vn स्पीड से तय करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल इसकी एवरेज स्पीड आप बताइए। तो देखो एवरेज का हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है। एवरेज स्पीड क्या होती है? आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप केवल इसी कॉन्सेप्ट को रखिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से कर देंगे। टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल कितना किया है? S1, S2, S3 ऐसे ही कहाँ तक ट्रेवल किया है? N तक। S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे ये जितना पॉइंट दिया वहां तक इसने ट्रेवल किया। किस स्पीड से ट्रेवल किया है? V1, V2, V3। बट यहाँ क्या आता है? अपना टाइम आता है। तो S1 हम मान लेते हैं कि कितने में गया? T1 टाइम में। इसी तरह आपका S2 गया T2 टाइम में, S3 गया T3 टाइम में। ये आया। अब देखो जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एस और भी के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ अपना आ रहा है एस और टी के टर्म में। तो हमें टाइम को किसी भी तरीके से एस या भी के रेशियो में डालना होगा, क्योंकि हमें जो गिवन है वो दो ही पैरामीटर्स हैं, उसी को हमें यूज करके क्वेश्चंस निकालना है। तो अब देखो टी इक्वल टू होता क्या है? टाइम इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एस इक्वल एस बाई भी। एस जहां आपका डिस्टेंस होता है, भी आपकी वेलोसिटी होती है, इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो भी एवरेज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 की जगह हम क्या रखेंगे? T1 आपका क्या है? S1 दूरी को जो ट्रेवल किया V1 स्पीड से, वही आपका हुआ T1 टाइम। इसी तरह आपका S2 दूरी जो हुई वो V2 स्पीड से ट्रेवल किया। इसी तरह आपका S3 हुआ वो V3 स्पीड से ट्रेवल किया। अब देखो आपका सारा जो क्वेश्चन था वो आपका S और V के टर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि इसका एवरेज स्पीड क्या आया। अभी इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में S1 S2 की न्यूमेरिकल वैल्यू देके वहाँ क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट इसका एक एप्लीकेशन है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इसका एक केस देखते हैं कि अगर इफ S1 बराबर S2 बराबर S3 ऐसे ही आपका जो है बराबर Sn है। बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। बॉडी कवर्स, अब देखो जो है इक्वल डिस्टेंस, यहाँ देखो S1 S2 S3 सब बराबर है। इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड जो है आपकी वो अलग है, विथ डिफरेंट स्पीड। मान लेते हैं आपका ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पे जा रहा है। ये पहले एस दूरी ट्रेवल किया V1 स्पीड से, फिर एस दूरी ट्रेवल किया V2 स्पीड से, फिर एस दूरी ट्रेवल किया V3 स्पीड से। ऐसे ही ये यहाँ तक गया है। अभी हम एक केस इसको ले रहे हैं। तो जब इसको हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा? V एवरेज। V एवरेज जब हम इसको रखेंगे S1 S2 S3 तो अपना आ जाएगा। जब हम इसको सम करेंगे तो 2s, अभी हम 2 का ही ले रहे हैं। 2s बाई S1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। अब जब s से कैंसिल करें, हम देखो 2 ही को अभी लेके आपका मैं एग्जांपल समझाया हूँ। हम 2 पार्टिकल्स लेते हैं, A से B तक गया है। आपका 2 टाइम इंटरवल में गया है। S1 गया है आपका V1 स्पीड से और S2 गया है V2 स्पीड से। तो इसको लेके मैं 2 को आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना आया? S प्लस S 2s और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को हम क्या लिखते थे? T इक्वल टू S बाई V होता है। इसी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो जब S बाई V1 प्लस S बाई V2 करोगे तो S क्या आ जाएगा? आपका कॉमन आ जाएगा। S से S कैंसिल हो जाएगा। और जब एलसीएम आप लोगे तो V एवरेज क्या आएगा? तो नीचे आपका V1 V2 होगा जो ऊपर चला जाएगा 2 V1 V2। और जब यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? V1 प्लस V2। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि कोई पार्टिकल से जो इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो आप इजीली केवल वेलोसिटी का यूज करके आप उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ उसको करके दिखा दिया है। अब इसका एक और केस है, उसको हम अगले में समझते हैं। देखो जिस जिस केस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है
वो सब केस मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर जेईई मेन, नीट का भी अगले सेशन में क्वेश्चन कराऊँगा। आप देखोगे कि इन्हीं सब के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा? अ बॉडी ट्रेवल्स विथ स्पीड V1, V2, V3 इन टाइम इंटरवल T1, T2, T3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो ये कह रहा है कि कोई एक बॉडी है जो आपका T1 टाइम में V1 दूरी जा रही है। ये आपका बॉडी है जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ये मान लेते हैं, पता नहीं कितना डिस्टेंस है, नहीं मालूम, एक अननोन हम मान लेते हैं ऐसे ही। तो जो ये V1 स्पीड से गया, ऊपर हम इसको क्या देते हैं? V1 देते हैं। 1 मिनट में इसको आपको फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखो ए से बी के बीच मानो आपको जाना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। यहाँ सी रहा, सी तक ये V1 स्पीड से गया, कितने टाइम में गया? T1 में। इसी तरह ये डी पॉइंट पे गया, V2 से गया, कितने टाइम लिया? T2। ई पॉइंट पे गया, किस स्पीड से गया? V2 डी पॉइंट से V3 स्पीड से गया, T3 टाइम लिया। ऐसे ही बहुत सारे इंटरवल आपको दिए हो और आपसे पूछे कि इसका एवरेज स्पीड आप बताइए, तो इसको आप कैसे करोगे? एक ही फार्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस आपको इसी फार्मूले को लगाना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस का फार्मूला बनाया था, एस इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस इसी को लगा के निकाल देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा आपका? V1 T1 का मल्टीप्लाई करिए, तो ए से सी के बीच की दूरी क्या होगी? V1 T1। इसी तरह आपका सी से डी के बीच की दूरी क्या होगी? V2 T2। इसी तरह आपका डी से ई के बीच की होगी V3 T3। ऐसे ही जितने पॉइंट तक आपको दिया हो, आप उसकी दूरी निकाल सकते हो। अब इसको हम एवरेज वाले फार्मूले में रखते हैं और टाइम कितना ले रहा है आपको? टाइम तो दिया ही हुआ है, टोटल टाइम आपका लिया ए से सी जाने में T1। इसी तरह आपका सी से डी में लिया T2 और डी से ई में लिया T3। ऐसे ही ये इन्फिनाइट तक आपको दिया हुआ है। अब आइए इसको हम एवरेज स्पीड वाले फार्मूले में रखते हैं। तो देखो क्या होगा? V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3। ऐसे ही जहां तक आपको जितने नंबर आप टर्म तक दिया हो, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, जितने नंबर ऑफ टर्म तक आपका टाइम दिया हो। ये रहा आपका एवरेज स्पीड निकालने का टाइम। अब कभी-कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल केस दे देता है, तो उसको हम ले लेते हैं। इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू Tn। अब देखो इसको हम बोल देते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? यहाँ देखो T1 T सब आपके सब सेम हो गए हैं। तो ऊपर से आप T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 सब क्या है? T है, तो T आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे ही जितने टर्म तक दिया हो डिवाइडेड, अब नीचे देखो सबका सम आ जाएगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 सबकी वैल्यू क्या है? T प्लस T प्लस T प्लस कहाँ तक है आपका? N टर्म तक है। तो टोटल सम कितना आ जाएगा? NT। तो T से T कैंसिल हो गया। V एवरेज इक्वल टू आपका क्या आया? V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई VN डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। जब आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट दी हो और आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड आप बताइए, तो कुछ नहीं करना है, सब वेलोसिटी का आपको रेशियो ले लेनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा अगला केस। अब आइए इन्हीं के एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चंस समझते हैं। On a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed। आप 30 किलोमीटर पर आवर, देखो मैंने यूनिफॉर्म का मतलब आपको डिटेल में समझाया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती है इक्वल डिस्टेंस। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। देखो ये कह रहा है कि एक 60 किलोमीटर का ट्रेन का ट्रैक है
जिसमें एक ट्रेन पहला 30 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से ट्रेवल की। अब ये कह रहा है कि अगला 30 किलोमीटर जो है वो कितने स्पीड से ट्रेवल करे कि जो आपका एवरेज स्पीड है वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो ये रहा आपका, मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए से बी पॉइंट पे आपका जा रहा है। यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। अब जो फर्स्ट हाफ में इसने ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इसने 30 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से ट्रेवल की है। अब ये पूछ रहा है कि अगला जो 30 किलोमीटर बचा है, ये किस स्पीड से जाए कि जो आपका एवरेज स्पीड है पूरे एंटायर ट्रिप का, वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। देखो जब भी क्वेश्चन आए आप उसे ट्राई करिए डायग्राम फॉर्म में बनाने का, आपका क्वेश्चन सीधा आपको दिखने लगेगा करना क्या है। अब आइए शुरू करते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड अपना क्या है? वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अपने पास यही एक ही फार्मूला है, इसी का हम यूज करके आगे निकालेंगे कि क्या-क्या हो रहा है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? देखो इक्वल डिस्टेंस है, इसको हम एस मान लेते हैं, इसको भी एस मान लेते हैं। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? एस को एस1, टोटल डिस्टेंस क्या है? एस2 डिवाइडेड बाय टी1 प्लस टी2। अब एस1 एस2 आपकी क्या है? एस है, तो वी एवरेज इक्वल टू आपका आएगा एस प्लस एस। अब टी1 को आप क्या लिखोगे? एस बाई वी, कि जो ए से सी के बीच आपका डिस्टेंस है और उसकी स्पीड का रेशियो है वही टी1 आएगा। तो इसको हम क्या रखेंगे? एस बाई वी वन प्लस एस बाई वी टू। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा? 2s, नीचे आप s कॉमन ले लोगे और इसका रेशियो लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। देखो यहाँ मैंने इसका एलसीएम लिया है। अब s से s कैंसिल हो गया तो v एवरेज क्या आया? अभी इसी डेरिवेशन को हमने पिछली बार डेरिवेशन किया था, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप फार्मूला ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप फार्मूले उतना याद आते नहीं। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर दोगे। देखो जब सारा अपने को मिल गया, वी एवरेज दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, अननोन क्या है? केवल V2 है, इसी को निकालना है तो हम रखते हैं। अब देखो सब किलोमीटर पर आवर में है तो अपने को यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर ना सेम होता तो हम उसको एक कॉमन यूनिट में करते। तो वी एवरेज क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, 2। V1 आपका क्या दिया था? 30 किलोमीटर। V2 अपने से पूछ रहा है V1 30 प्लस V2। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 खत गया, 2 से 2 आ गया। अब इधर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका क्या बचेगा? देखो 3v2 इक्वल टू 60 प्लस 2v2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3v2 में से 2v2 किधर जाओ? माइनस होगा। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट किया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया है, जो यहाँ बचा। तो जब आप 3v2 माइनस 2v2 इक्वल टू कितना आया? 60। v2 इक्वल टू कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो अगली आपकी 30 किलोमीटर की दूरी है उसे उसको 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ले जाना होगा, तभी पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड निकल के 40 घंटे आएगी। तो आई होप आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें क्या-क्या चेंजेस की ज़रूरत है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू।